नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इकोनॉमिक्स रिवीजन एमसीक्यूज़ की तीसरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे डिमांड एनालिसिस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस की। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने टेस्ट जो है वो पोर्टल पर लगा लिया होगा। अगर आपने अभी तक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको आइडियली पहले टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, जो कि हमारे ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा ये टेस्ट हमारी टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी जाके पहले से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर साथ साथ अपने हर क्वेश्चन को मिलाते चलिए, और कोई भी चीज़ आपको अगर नहीं लगे उसको आप साथ साथ नोट करते चलिए। कोई भी डाउट अगर आपका अभी भी रह जाता है उसको कमेंट में पूछिए, हम अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं डिमांड की। ठीक है, हमारा चैप्टर है डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। आई होप कि ये सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है, वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम इसके कंसेप्ट्स में ना लगाते हुए हम सीधा एमसीक्यूज पर आएंगे। ठीक है ना, तो अगर आपको फिर भी कोई कंसेप्ट लगे कि आपको उसमें कोई दिक्कत है, आप जरूर बताइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड से। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड बहुत बेसिक लॉ है, इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द बेसिक लॉ है, जिसमें क्या बताया जाता है कि अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हों तो अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड है। अब इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड इज कंसिडर्ड एज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट रेदर देन अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, ये असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे करने हैं, अगर आपको इनमें डाउट होता है, अगर आपको इनमें दिक्कत होती है, तो इसी जो प्लेलिस्ट है हमारी इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज की, उसकी पहली क्लास में मैंने उसको डिटेल से डिस्कस किया है कि कैसे हमें असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चनों को एकदम सही करना है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि द लॉ ऑफ डिमांड इज कंसिडर्ड एज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट रेदर देन अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट या जिसको रीजन कह लो, इट indicates the direction of change in quantity demanded due to change in price but does not state the exact magnitude of change। जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। पहली बात कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्वालिटेटिव लॉ है, वो क्वालिटेटिव चीज़ें हमें बताता है। क्यों, ऐसा क्यों हम कहते हैं, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, कि किसी कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्या यहाँ पर यह बताया गया आपको कि अगर 10% प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कितने परसेंट से कम होगी, क्या डिमांड भी 10% से कम होगी, क्या डिमांड 20% से कम होगी, क्या डिमांड 5% से कम होगी, क्या कुछ भी आपको बताया गया। ठीक है ना, अगर ये बताया जाता तो हम कहते कैसा रिलेशन है, क्वांटिटेटिव रिलेशन है, लेकिन ऐसा नहीं बताया जाता। इसमें सिर्फ ये बताया जाता कि प्राइस जो है अगर वो बढ़ेगा या वो कम होगा उससे डिमांड क्या होगी, उसका इन्वर्स रिलेशन होगा। ये ना ही हमें ये बताता कि डिमांड बढ़ने या कम होने से प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा, ना ही हमें यह बताता कि प्राइस के कितने बढ़ने से डिमांड जो है कितने से चेंज होगी। इसलिए ये कैसा लॉ है, क्वालिटेटिव लॉ है, या फिर कैसी स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है क्वांटिटी डिमांड का चेंज होने का, ना कि उसका मैग्नीट्यूड। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, और जो आर है वो रीजन है असर्शन का। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिवन गुड्स। ठीक है, देखो लॉ ऑफ डिमांड में आपने कुछ गुड्स क्या पढ़ी होंगी, कुछ गुड्स पढ़ी होंगी जो क्या होती हैं, एक्सेप्शन होती हैं। क्या होती हैं, एक्सेप्शन होती हैं लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है ना, उनमें से दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक तो है गिवन गुड, गिवन गुड, और दूसरी कौन सी है, वेबलेन गुड्स। ठीक है ना, दूसरी कौन सी है, वेबलेन गुड्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन है। ये दोनों लॉ ऑफ डिमांड नहीं फॉलो करते हैं। इसका मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तो इनकी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। दोनों के रीजन अलग अलग हैं, दोनों कमोडिटीज के टाइप्स अलग अलग हैं, लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड को क्या करते हैं, वायलेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। पहली बात, गिवन गुड्स क्या होती हैं, गिवन गुड्स क्या होती हैं, एक स्पेशल टाइप की, ठीक है, एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, इंफीरियर गुड्स होती हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम बात करते हैं गिवन गुड्स के बारे में। ऑल गिवन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स बट नॉट ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन गुड्स। फॉर अ गिवन गुड नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेज द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। द डिमांड कर्व फॉर गिवन गुड स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओबेइंग द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो पहले तो बात करते हैं कि गिवन गुड्स होती क्या है। ठीक है, गिवन गुड्स होती क्या है। ठीक है, गिवन गुड्स का आइडिया किसने दिया था, गिवन गुड का आइडिया दिया था सर रॉबर्ट गिफन ने। ठीक है ना, उन्होंने क्या कहा था कि गिवन गुड्स क्या होती हैं, स्पेशल काइंड ऑफ हाईली इंफीरियर गुड्स होती हैं। ठीक है ना, हाईली इंफीरियर बट इसेंशियल गुड्स, हाईली इंफीरियर बट इसेंशियल गुड्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं,
गिफन गुड्स, ठीक है। गिफन गुड्स देखो, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स आपने पढ़ा होगा। इंफीरियर गुड कौन सी होती है? जो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो इंफीरियर गुड, जो इनकम के, जो एक कंज्यूमर के इनकम लेवल से इंफीरियर गुड्स होती हैं, जैसे पेन जो है, जैसे मान लो कि पेन तो 3 रुपए का भी मिलता है, हालांकि अब वो 4 रुपए का हो गया, ठीक है ना। पेन 20 रुपए का भी मिलता है, और पेन 2000 का भी मिलता है, और अगर आपने 3 इडियट देखी होगी तो लाख रुपए का भी मिलता है, ठीक है ना। तो पेन अलग अलग प्राइस में आते हैं, ठीक है ना। इसमें से इंफीरियर गुड कौन सी हो जाएगी? 3 या 4 रुपए वाला पेन। मान लीजिए कि आज एक कंज्यूमर है, जैसे आप मान लो कि आज आप एक स्टूडेंट हो, आज आप 5 या 10 रुपए वाला पेन यूज कर रहे होगे, ठीक है ना। लेकिन कल मान लो कि आप ऑफिसर बन जाते हो, कल आप आपकी जॉब लग जाएगी, तो ये 5 रुपए वाला पेन क्या हो जाएगा? आपके लिए इंफीरियर गुड हो जाएगा। तब आप क्या करोगे? एक महंगा पेन यूज करोगे, ठीक है। तो इंफीरियर गुड कौन सी गुड्स हो जाती हैं? जिनकी इनकम के साथ क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे ही इनकम बढ़ती है कंज्यूमर की, उनकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। और गिफन गुड क्या होती है? स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो इनका रिलेशन क्या होगा? जैसे ये मान लो सारी इंफीरियर गुड्स हैं, गिफन गुड्स क्या हो जाएंगे? इसका एक सबसेट, ठीक है। गिफन गुड क्या होंगे? इसका एक सबसेट। जिससे हम क्या डिटरमाइन करेंगे, या क्या हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो गिफन गुड हैं, सारी गिफन गुड क्या होती हैं? इंफीरियर गुड। लेकिन सब इंफीरियर गुड गिफन गुड्स नहीं होती। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? सही है। फॉर अ गिफन गुड नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेज द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बिल्कुल सही है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है वो आउटवे कर लेता है पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। और इसका डिमांड कर्व कैसा होगा? इसका डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट नहीं होगा। इसका डिमांड कर्व क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि गिवन गुड और वेबलन गुड दोनों क्या हैं? एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड का जनरल ग्राफ कैसा होता है? जनरल ग्राफ में ऐसा दिखते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन इन केसेस में, वेबलन गुड्स में, गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ कैसा हो जाता है? इसके उल्टा हो जाता है, अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, 1 और 2 ओनली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको मैच करना है लिस्ट को। डिराइव डिमांड क्या होती है, कंपोजिट डिमांड क्या होती है, जॉइंट डिमांड क्या होती है, और कम्पिटिटिव डिमांड क्या होती है, ठीक है। जूनियर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के एग्जाम में भी, और भी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या है? पूछे गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डिराइव डिमांड क्या होती है? देखो, डिराइव डिमांड क्या होती है? जो डिमांड दूसरी चीज पर डिपेंड करती है। एक ऐसी डिमांड जो दूसरी चीज के अराइज होने के, दूसरी चीज के डिमांड अराइज होने के कारण अराइज होती है। जैसे मान लो आप दुकान पर आईफोन लेने गए, ठीक है। आप दुकान पर आईफोन लेने गए, आपने आईफोन लिया। अब आप इसके साथ क्या लेके आओगे? चार्जर लेके आओगे आईफोन का, ठीक है। आप चार्जर लेके आओगे, आप इसका प्रोटेक्टिव केस लोगे, टेम्पर लोगे, कवर लोगे। ये जो चार्जर है, टेम्पर केस है, इन सब की डिमांड जो है वो किस पर डिपेंड करती है? आईफोन पर। अगर आईफोन की डिमांड आएगी तो इनकी भी डिमांड आएगी, इनकी भी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। इसको हम क्या कहते हैं? डिराइव डिमांड। एक ऐसा प्रोडक्ट जैसे चार्जर, वो अपनी डिमांड कहां से ड्राइव कर रहा है? एक अनदर प्रोडक्ट से, जैसे कि आईफोन, ठीक है। वहीं कंपोजिट डिमांड क्या होती है? जब एक कमोडिटी के क्या हो? सेवरल यूजेस हो, बहुत सारे यूजेस हो। तो उसमें क्या है कि जैसे उसका प्राइस कम होगा तो क्या होगा कि और यूजेस में लोग उसको यूटिलाइज करेंगे। जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल, हम देखो सर्दियों में क्या होता है? गाजर सस्ती होती है। जैसे अभी गाजर महंगी होती है, आगे आप अभी अगर गाजर खरीदने जाओगे महंगी होती है। तो गाजर अभी आमतौर पे लोग कम खरीदते हैं क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा है। और दूसरा रीज़न क्या है कि इसीलिए क्या करते हैं कि गाजर सिर्फ खरीदेगा वही जिसको सब्जी बनानी है, ठीक है ना। लेकिन सर्दियों में गाजर हो जाती है सस्ती, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। तब क्या करेंगे लोग? तब लोग इसका गाजर का हलवा बनाएंगे। सेम क्या होता है मिल्क का? अगर मान लो मिल्क का प्राइस कम हो जाएगा, या मिल्क आपके पास फिर आप एक्स्ट्रा मिल्क लेके आओगे, उसका आप क्या बना लोगे? दही बना लोगे, दूध बना लोगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसके बहुत सारे यूजेज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट डिमांड, ठीक है। जॉइंट डिमांड क्या होती है? जॉइंट डिमांड होती है कि जब दो चीज़ें साइमल्टेनियसली एक साथ डिमांड की जाती हूँ। जैसे मान लो आप टॉर्च लेने गए, आप अगर टॉर्च लेने गए हो तो टॉर्च की बैटरी भी तो लाओगे ना, बिना बैटरी के तो नहीं चलेगी, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट डिमांड। जब दो चीजें साथ में डिमांड की जाती हूं। और कंपिटिटिव डिमांड क्या होता है कि यार दो क्लोज सब्सटीट्यूट जिनकी डिमांड क्या होती है? आपस में कंपिटिटिव होती है, ठीक है। इसमें आप डोमिनोज और एक कोई पिज्जा वाला मान लो, ठीक है। इसमें आप कोक और पेप्सी एग्जाम्पल मान लो। ये क्या है? इसकी एग्जाम्पल्स है, तो ठीक है। अब देखो ड्राइव डिमांड क्या होती है? हमने बात की कि ड्राइव डिमांड क्या होती है? डिमांड फॉर अ फैक्टर ड्राइव फ्रॉम डिमांड ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो ए का क्या हो जाएगा? 3,
दो स्टेटमेंट हमारी कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, फिर बी को देखो, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मैंने आपको क्या बताया, जिसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं। तो ये देखो, डिमांड गुड दैट हैज मल्टीपल अल्टरनेटिव यूजेज, तो बी का हो जाएगा 2। तो हमें आंसर मिल चुका है कि ए का 3, बी का 2। अब बाकी देख लेते हैं। जॉइंट जॉइंट डिमांड क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया कि जो कंप्लीमेंट्री गुड्स है एक साथ डिमांड की जाती है, जैसे टॉर्च एंड बैटरी। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या हो जाएगी, दो क्लोज सब्स्टिट्यूट के बीच, जैसे कोक एंड पेप्सी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग विल कॉज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड एक्स। ठीक है, एक्स। अब देखो, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा जिसको हम बहुत जल्दी रिवाइज करेंगे। क्या पढ़ा होगा, चेंज इन डिमांड। क्या पढ़ा होगा, चेंज इन डिमांड, डिमांड का चेंज होना। ठीक है, इसमें आपने दो तरीके की चेंजेस पढ़े होंगे। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, एक पढ़ा होगा आपने मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, दूसरा पढ़ा होगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व, दूसरा पढ़ा होगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या होता है कि ये मान लो डिमांड कर्व है, इसी कर्व पर, ये जो डिमांड कर्व है, मान लीजिए ये डिमांड कर्व है, इसी कर्व पर मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये किसके कारण होगा, अपने प्राइस के कारण होगा। जैसे मान लीजिए कि पहले प्राइस ये था, तो डिमांड कितनी थी, ये क्वांटिटी डिमांडेड थी। ठीक है, अब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड ये होगी। लेकिन देखो कर्व क्या रही, सेम ही रही। सेम ही कर्व पर क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और ये किसके कारण होती है, ये किसके कारण होती है, ड्यू टू प्राइस। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हम क्या पढ़ते हैं, शिफ्ट। शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट होता है कि जब आपकी डिमांड कर्व क्या हो जाती है, शिफ्ट कर जाती है। ये कब करेगी, जब फैक्टर अदर देन प्राइस। ठीक है, फैक्टर अदर देन प्राइस, जब प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर के कारण चेंज होती है, जैसे इनकम के कारण, सब्स्टिट्यूट के इम्पैक्ट के कारण। और शिफ्ट दो तरीके का होता है, एक राइटवर्ड शिफ्ट होता है जब डिमांड बढ़ेगी दूसरे किसी कारण से, और अगर कम कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ऐसे ही मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व अपवर्ड मूवमेंट होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, जिसे हम आगे अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट मतलब जैसे मान लो पहले डिमांड कर्व ये थी, तो राइटवर्ड शिफ्ट मतलब डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, कौन सा जो है प्राइस के अलावा फैक्टर जो है वो डिमांड बढ़ाएगा। एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। देखो, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप एग्जांपल लेके देख लो। ठीक है, दो सब्स्टिट्यूट गुड के एग्जांपल लो। ठीक है, कोक और पेप्सी। ठीक है, हम कोक से डिटरमाइन करेंगे कि प्राइस डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए कि पेप्सी का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। अब पता है पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, हमने कोक का प्राइस तो सेम ही रखा है, तो लोग क्या ज़्यादा खरीदेंगे, कोक की डिमांड बढ़ाएंगे। तो ठीक है, पेप्सी के प्राइस बढ़ने से कोक का प्राइस बढ़ेगा, जी हाँ बढ़ेगा। क्या ये सिर्फ इसके अपने प्राइस के कारण बढ़ा, नहीं। तो क्या होगा, शिफ्ट होगा। कैसा शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, पहला सही है। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मान लीजिए कार है और पेट्रोल है, कार है और पेट्रोल है, या फिर टॉर्च है और बैटरी है। मान लीजिए कि आज टॉर्च सेल पर मिल रही है, टॉर्च सस्ती हो गई है। ठीक है, टॉर्च का प्राइस डिक्रीज हुआ, टॉर्च की डिमांड बढ़ेगी। अब टॉर्च के साथ साथ तो लोगों को बैटरी भी खरीदनी है, तो सेम प्राइस पर ही बैटरी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, एंड इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम। अब अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड भी बढ़ाएगा। तीनों में केसेस में क्या होगा, कैसा शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। लेकिन एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स इट सेल्फ, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, अपने प्राइस में चेंज करने से क्या होता है, मूवमेंट होता है अलॉन्ग डिमांड कर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, 2 एंड 3। ठीक है, आई होप आपने इसको सही किया होगा, आई होप आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो स्टेटमेंट है, अ माइनस साइन इज एक्सप्लिसिटली एडेड टू फार्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। इसके साथ हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव का साइन लगाते हैं, ऐसा आपको बोला जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक बार हम बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। था इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिसिटी, आपने इलास्टिक देखा होगा रबड़ का, ठीक है ना, जो चीज़ खींची जा सकती है उसको क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा कि कितनी डिमांड चेंज होगी। अभी हमने बात की लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्वालिटेटिव है, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है हमें, क्वांटिटेटिव रिलेशन बताता है कि प्राइस के चेंज होने से कितनी डिमांड चेंज होगी। अगर 10% प्राइस चेंज होगा तो बताओ डिमांड कितनी चेंज होगी, ये क्या हो जाएगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे ही इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी कि अगर किसी की इनकम मान लो 10% से बढ़ती है तो उसकी डिमांड कितने परसेंट से बढ़ेगी, ये हो जाएगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये क्या बताती है हमें,
क्वांटिटेटिव रिलेशन बताती है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन याद करो, हमने कहा था कि लॉ ऑफ डिमांड कैसा रिलेशन बताती है, क्वालिटेटिव, और ये क्या बताती है, क्वांटिटेटिव। ये आपके नोट्स में पक्का होना चाहिए, ठीक है, ये आपके नोट्स में पक्का होना चाहिए कि ये कैसी डिमांड बताती है, क्वांटिटेटिव डिमांड बताती है, ठीक है ना। वही दूसरी तरफ इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, हम कैसे देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम देखते हैं कि प्राइस क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय प्राइस में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। अब एक बार करके देख लेते हैं। मान लो कि किसी चीज का एक कमोडिटी थी ए, उसका प्राइस 10 रुपए से बढ़ा, ठीक है। मान लो उसका प्राइस पहले 10 रुपए था और लोग उस प्रोडक्ट की 10 चीजें खरीद रहे थे। अब वो मान लीजिए उसका प्राइस 15 हो गया तो लोग अब 5 ही खरीद रहे हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, कितना प्राइस में कितना चेंज आया है और डिमांड में कितना चेंज आया। तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया, आप क्या लिख दोगे, क्वांटिटी डिमांडेड 5 से कम होंगी तो -5 डिवाइडेड बाय प्राइस में कितना चेंज आया, प्राइस में चेंज आया 5, ठीक है। तो देखो अब आंसर क्या आएगा, -1। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आंसर माइनस में आता है। क्यों माइनस में आता है, रीजन ये है क्योंकि क्वांटिटी और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है। क्वांटिटी और प्राइस में क्या है, नेगेटिव रिलेशन। अगर आप प्राइस कम करके भी देखोगे तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। तो नेगेटिव रिलेशन है इसलिए आंसर क्या आता है, नेगेटिव में आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, या तो इस नेगेटिव के साइन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, या तो इस नेगेटिव के साइन को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या फिर हम फार्मूला में अलग से एक माइनस लगा देते हैं ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो सही है। अब देखो पहली स्टेटमेंट क्या होगी, सही होगी। फिर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड शेयर एन इनवर्स रिलेशनशिप मेकिंग द कोफिशिएंट नेगेटिव, द माइनस साइन मल्टीप्लाइज दिस एक्सप्रेस इलास्टिसिटी एज अ पॉजिटिव एब्सोल्यूट नंबर फॉर इजी कंपैरिजन। देखो अब आपको बोलोगे कि किसी की इलास्टिसिटी -1 है, किसी की -2 आएगी, किसी की प्लस कुछ भी आएगी, आप नहीं कंपैरिजन उनका कर पाओगे, ठीक है ना। आप कंपैरिजन बहुत मुश्किल होगा करना, इसलिए हम क्या करते हैं, इस माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं। लेकिन याद रखना ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में ये नेगेटिव का साइन नहीं आता, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हमेशा पॉजिटिव साइन ही आता है। क्यों पॉजिटिव साइन आता है, अब आप रीजन जानते हो, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, डायरेक्ट रिलेशन होगा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग रीजंस फॉर द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ नॉर्मल डिमांड कर्व, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ नॉर्मल डिमांड कर्व, ठीक है। ये जो डिमांड कर्व है इसकी आपने देखिए स्लोप ऐसे होती है। लॉ ऑफ डिमांड में भी आपने देखा है कि जैसे जैसे प्राइस जो बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इनवर्स रिलेशन है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाई, ये इनवर्स रिलेशन क्यों है, क्यों है ये इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इसको मैं आपको एक बार जल्दी से समझा देता हूँ, ठीक है। जल्दी से सारे रीजन मैं क्या कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। और अगर आपने टेस्ट अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है ऑनलाइन तो आप क्या कर लीजिए, इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर अगला देखिए, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि रीजंस क्या हैं लॉ ऑफ डिमांड के। तो देखो पहला रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसका एक कारण है। जल्दी से आपको एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास एमसी की क्लास में उतना टाइम नहीं होता है कि हम कंसेप्ट पर डेप्थ में बात कर पाएं। हम जल्द ही एक रिवीजन सीरीज लाएंगे जिसमें हम पूरे कंसेप्ट क्या करेंगे, आपको रिवाइज करवाएंगे। उसमें हम इसमें विस्तार में चर्चा करेंगे एग्जाम्पल्स की साथ। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, कल वाली क्लास याद करो, ठीक है ना। हम क्या कहते हैं कि जब जब आप कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन करते हो, आपकी क्या होती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। और हम मार्जिनल यूटिलिटी को किस में मेजर करते हैं, ते मनी के टर्म्स में, ठीक है ना। याद करो एग्जांपल आइसक्रीम की, कि आपको लग रहा है कि इस आइसक्रीम की 20 रुपये वैल्यू है, और मैंने आपको कहा था कि अगर 15 हो जाती तो शायद आप और खरीदते, क्योंकि आपको अब यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। जैसे उसका प्राइस कम होगा यूटिलिटी बढ़ेगी, यूटिलिटी बढ़ेगी तो आप कंजम्पशन क्या करोगे, बढ़ाओगे। क्वेश्चन याद करो, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है प्राइस से तो आप कंजम्पशन क्या करते हो, बढ़ाते हो। उल्टा होगा अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो आप कंजम्पशन क्या करोगे, कम करोगे। तो ये एक कारण है किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड के ये इनवर्स रिलेशन होने का क्या है, कारण है एक, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यार देखो अगर मान लो आप डेली कॉफ़ी पीते थे, ठीक है। कॉफ़ी मिलती थी मान लो कि 15 रुपए की, और चाय मिलती थी 10 रुपए की, आप डेली कॉफ़ी पीते थे। अब आज कॉफ़ी होगी 20 रुपए की, चाय अभी भी 10 की है, आज आप क्या पियोगे, चाय पियोगे। चाय की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सेम कोक और पेप्सी, मान लो कि अगर कोक और पेप्सी दोनों के हैं 20 रुपए की हैं,
कल पेप्सी की सेम बोतल सेम साइज की हो जाए 25 रुपए की, तो आप कोक खरीदोगे, ठीक है ना। तो दूसरा कारण क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उसके कारण भी क्या होता है, चेंज होता है। तीसरा होता है इनकम इफेक्ट, ठीक है, इनकम इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ, ठीक है। मान लो कि आपके पास क्या थे, 100 रुपए थे और आप क्या खरीदने गए, पेप्सी की बॉटल्स खरीदने गए, ठीक है। पेप्सी की बॉटल एक 20 रुपए की है, तो आप कितनी खरीद सकते हो, 5, ठीक है। तो आपके 100 रुपए की पावर क्या हो जाएगी, आपके मनी की पावर क्या हो जाएगी, 20 रुपए की। आपकी रियल इनकम क्या हो जाएगी कि आप 20 रुपए पर पेप्सी खरीद रहे हो, तो 100 रुपए की 5 खरीद पाओगे। मान लो कि पेप्सी होगी 10 रुपए की, अब आप 100 रुपए में कितनी लेके आओगे, 10, क्योंकि आपकी इनकम तो नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी आप देख लो कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई, कि अब आप 100 रुपए में 10 खरीद सकते हो, जैसे प्राइस कम हुआ तो आप ज़्यादा खरीद के लाओगे। ऐसे ही अगर मान लो कि महंगी हो जाए, 25 की हो जाए, तो आप 100 की सिर्फ 4 ही खरीद पाओगे, तो आप क्या करोगे, डिमांड कम करोगे। तो ये भी क्या है, एक कारण है। इसके अलावा एडिशनल कस्टमर, ठीक है, एडिशनल कस्टमर, सेम आप गाजर वाली एग्जांपल ले लो, आम वाली एग्जांपल ले लो। आपको पता है जब सीजन होता है आम का, जब नए नए आम आते हैं, तब वो 200-200 रुपए केजी होते हैं, तो हर इंसान तो नहीं खरीदता। लेकिन जैसे ही आम का प्योर सीजन आता है, तब आम कितने रुपए केजी हो जाते हैं, 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए। अब क्या है, हर कोई उसे खरीद सकता है, ठीक है ना। 50 नए कस्टमर आ जाते हैं, जो उनके लिए अब ये चीज क्या हो जाती है, अफोर्डेबल हो जाती है, वो इसे खरीद पाते हैं। तो इससे भी क्या होता है, बढ़ती है डिमांड एडिशनल कस्टमर के आने से, क्योंकि कस्टमर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और इसके साथ ही डिफरेंट यूजेस, जैसे हमने मिल्क का देखा, अगर मिल्क का प्राइस कम हो जाएगा तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, क्यों, लोग सोचेंगे चलो क्या करते हैं, सस्ता हो रहा तो अभी खोया बना लेते हैं, पनीर बना लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, डिफरेंट यूजेस में उसे लाएंगे, ठीक है। ये सब क्या है, कारण है। और भी कुछ कारण है, लेकिन ये क्या है, मेजर कारण है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ डीएमयू इंप्लाइज दैट कंज्यूमर विल बाय मोर इफ प्राइस फॉल, सही है, ठीक है ना। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लीड्स कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ कमोडिटी व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से क्या होगा, वो ज्यादा खरीदेगा जब वो सस्ती होगी, ठीक है ना। दूसरा भी सही है, अ फॉल इन प्राइस इंक्रीजेस द रियल इनकम, ये भी मैंने आपको बताया। और लोअर प्राइस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है न्यू बायर्स को, जो पहले इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, चारों स्टेटमेंट क्या है, सही है। और कारण है किसका, डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का, या फिर लॉ ऑफ डिमांड के चारों क्या है, कारण है, ठीक है। 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ डिमांड कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आया, आप क्या करो कि ग्राफ बना लो। इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि ग्राफ बहुत जरूरी है, आपको ग्राफ बनाना जरूर आना चाहिए। मान लो इन्होंने कहा कि डिमांड कर्व क्या कर रहे हैं, दो डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। द स्टीपर डिमांड कर्व विल बी, मान लो कि ये दो क्या है, ये दो डिमांड कर्व है, ठीक है। ये दो डिमांड कर्व है, एक ये डिमांड कर्व है, एक ये डिमांड कर्व है, ये मान लेते हैं डिमांड कर्व 1 है, ये डिमांड कर्व 2 है। ये दोनों इंटरसेक्ट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मान लेते हैं। एक स्टीपर है, स्टीपर सेकंड वाला कौन सा है, स्टीपर है। फर्स्ट वाला कौन सा है, वो थोड़ा सा फ्लैटर है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि जो स्टीपर डिमांड कर्व है, वो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो इससे ज्यादा इलास्टिक होगा, इससे कम इलास्टिक होगा। हमने पढ़ा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। तो आप देखो ना कितना चेंज हुआ, देखो यहां पर मान लो कि एक पॉइंट आप ये प्राइस ले लो, आप ये क्या कर लो, प्राइस ले लो। अब इस प्राइस पर ये जो पहले वाले कर्व है, इस पर कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही थी, ये मान लो आप ये प्राइस 2 ले लो, इस पर कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही थी, ये, ठीक है। जैसे ही प्राइस इतना कम हुआ तो डिमांड देखो बहुत ज्यादा, प्राइस कम हुआ है, प्राइस देखो सिर्फ इतना सा कम हुआ, डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई, बहुत इलास्टिक है। देखो थोड़ा सा प्राइस कम होने से बहुत ज्यादा डिमांड चेंज होगी, कैसी है इलास्टिसिटी, ज्यादा इलास्टिक है। वहीं अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे, अब दूसरा देखो, अब हम क्या करेंगे, स्टीपर वाली कर्व देखो, जब ये प्राइस था तो डिमांड कितनी थी, इतनी। अब प्राइस इतना कम हुआ लेकिन डिमांड कितनी सी बढ़ी, इतनी सी। देखो प्राइस इतना ज्यादा कम हुआ लेकिन डिमांड सिर्फ इतनी सी चेंज हुई, तो ये क्या है, कम इलास्टिक है। तो स्टीपर कर्व क्या है, लेस इलास्टिक है, और फ्लैटर कर्व क्या है, ज्यादा इलास्टिक है। और एक आप लॉ पक्का याद रखोगे, स्टीपर द कर्व लेसर द इलास्टिसिटी, जितनी कर्व स्टीप होगी उतनी इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। और फ्लैटर द कर्व, जितनी कर्व फ्लैट होगी उसकी इलास्टिसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये किस्म से कंसेप्ट है, फैक्ट है। और उसका कारण क्या है, कारण मैंने आपको यहाँ बता दिया। और कंसेप्ट सीरीज में हम इसको डेप्थ में देखेंगे कि क्या कारण है। तो देखो, लेस इलास्टिक देन द
फ्लैटर कर्व, ये क्या है, लेस इलास्टिक है फ्लैटर कर्व से, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी इज परफेक्टली इन इलास्टिक, जब डिमांड कर्व के लिए कमोडिटी के लिए डिमांड क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व क्या हो जाएगी, दो होती हैं, एक होती है परफेक्टली इलास्टिक, एक होती है परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक में इलास्टिसिटी क्या होती है, जीरो, और परफेक्टली इलास्टिक में इलास्टिसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब पता क्या है, कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होने से क्या हो जाएगा, जो डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, इन्फिनाइट चेंज आएगा। तो इसका डिमांड कर्व कैसा बनता है, हॉरिजॉन्टल टू या पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि प्राइस कितना भी चेंज हो जाए डिमांड तब भी सेम रहेगी। जैसे कॉमन साल्ट, आप नमक लाते हो, मेडिसिन लाते हो, मान लो कि एक इंसान बीपी की टैबलेट खाता है, वो मान लो 10 रुपए की एक टैबलेट आती है, अगर वो कल टैबलेट 5 रुपए की हो जाएगी तो ऐसा थोड़ा ना कि दिन की 2 खाना स्टार्ट कर देगा अगर उसको डॉक्टर ने एक बताई है, या मान लो महंगी हो जाएगी तो आधी खाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, उसको तो दवाई उतनी खानी है। तो इसेंशियल आइटम्स की क्या होती है, इलास्टिसिटी हमेशा जीरो होती है, और कर्व कैसी होती है, वर्टिकल होती है, और पैरेलल होती है किसके, पैरेलल होती है किसके, वाई एक्सिस के। ये वाई एक्सिस के पैरेलल और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब देखो एक बार आप स्टेटमेंट, अच्छा इन्होंने पूछा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो है, व्हाट आर द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड नेचर ऑफ कमोडिटी। स्लोप को डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होगा, इलास्टिसिटी जब जीरो होगी वर्टिकल होगी, किसके पैरेलल होगी, वाई के पैरेलल होगी, और एग्जांपल क्या आ जाएंगे इसकी, इसेंशियल आइटम्स, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या है, इन्फिनाइट है, कर्व कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, और एग्जांपल क्या हो जाएगी, लग्जरियस आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। अब विच आर द फॉलोइंग फैक्टर रिजल्ट इन हायर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा हम बात करते हैं कि इलास्टिसिटी क्या चीजें डिटरमाइन करती हैं कि इलास्टिसिटी कैसी होगी किसी चीज की, ठीक है। किसी चीज की इलास्टिसिटी कम होगी, किसी चीज की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, कैसे डिटरमाइन होता है, किन किन कारणों से डिटरमाइन होता है, ठीक है ना। इसके 10-12 कारण हैं, आपको पढ़े होंगे आपने, आई होप। तो एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या क्या कारण है जो इलास्टिसिटी ज्यादा होने के कारण है, मतलब ऐसी गुड्स की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, ज्यादा इलास्टिसिटी का मतलब पता नहीं कि अगर प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होगा, मान लो कि अगर प्राइस 5 रुपए से 5% से चेंज हुआ तो डिमांड कितनी, डिमांड 10% से 15% से चेंज हो जाएगी, मतलब डिमांड ज़्यादा चेंज होगी, डिमांड ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगी। हायर इलास्टिसिटी का मतलब ये है। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, बिल्कुल ये कारण है। अगर मान लो कि जैसे कोक देख लो, पेप्सी है, कोक है, थम्स अप है, ये तीनों लगभग सेम है। अगर इसमें से एक का भी प्राइस कम हो जाए उसकी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि क्लोजर सब्सटीट्यूट है, पेप्सी पीने वाले भी थम्स अप पे आ जाएंगे। वहीं अगर मान लो कि कोक क्या करते, कल 25 के करते, बाकी दोनों के 20 रहेंगे, तो कोक पीने वाले भी कहां पर आ जाएंगे, पेप्सी और थम्स अप पे। तो क्लोजर सब्सटीट्यूट में क्या होती है कि डिमांड हाईली इलास्टिक होती है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ कमोडिटी वेयर कंजम्पशन कैन नॉट बी पोस्टपोन, ये क्या है, ये भाई इनइलास्टिक होगी। अगर कंजम्पशन आप पोस्टपोन ही नहीं कर सकते, जैसे दवाई है भाई आपको खानी है डेली, तो ये तो इनइलास्टिक होगी। हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा, तो 2 क्या कर देंगे हम, एलिमिनेट कर देंगे। जैसे 2 एलिमिनेट करोगे आप आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तीसरा क्या है, कमोडिटी हैविंग अ हायर नंबर ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस, जिसके जितने ज्यादा अल्टरनेटिव यूजेस वो उतनी ज्यादा क्या होगी, इलास्टिक होगी, ठीक है। जैसे इतनी ज्यादा इलास्टिक क्या होगी, मान लो कि आज दूध 10 रुपए के जी मिल रहा है, मिलेगा नहीं, और मिलेगा लीटर में वैसे, ठीक है। मान लो कि 10 रुपए लीटर मिल रहा है दूध, आप क्या कर रहे हो, आप 5 लीटर लाते हो, उसी से आप पनीर बना लेते हो, चाय बना लेते हो, ठीक है। आप उसी से क्या बना लेते हो, मान लो कि घी वगैरह बना लेते हो। कल दूध क्या हो जाए, 20 रुपए लीटर हो जाए, अब आप क्या करोगे, आप 2.5 लीटर लाओगे। अब आप क्या करोगे, सिर्फ चाय और दही बनाओगे। अब घी के लिए क्या करोगे, नहीं लाओगे, क्योंकि अल्टरनेटिव यूजेस आप क्या कर सकते हो, इनको कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगी, हाईली इलास्टिक होगी, तो डिमांड क्या होगी, काफी कम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो हाईली इलास्टिक होगी। कमोडिटी अकाउंटिंग फॉर वेरी लार्ज शेयर ऑफ टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, जो लार्ज शेयर होगा कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर का, वो भी क्या होगी, बहुत इलास्टिक होगी। इसकी एग्जांपल क्या है, बिग बिलियन डेज, आपने देखा ही होगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ वेबलेंट गुड कैन डिफाई द लॉ ऑफ डिमांड बिकॉज देयर डिमांड इंक्रीजेस व्हेन देयर प्राइस इंक्रीजेस। ये हमने बात की है पहले ही क्वेश्चन में कि हाँ वेबलेंट गुड भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन है, तो उनकी डिमांड इंक्रीज करेगी जब प्राइस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वेबलेंट गुड सर्व एज अ स्टेटस सिंबल्स। अब देखो फर्क क्या है, हमने बात की थी गिवन गुड्स कैसी हैं, स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स हैं। स्पेशल काइंड ऑफ क्या है, इंफीरियर गुड्स हैं। एग्जांपल क्या आ जाएगी, जैसे गुड़, ग्रेन, जैसे वीट, ठीक है, सिंपल राइस, ये सब क्या है, इसकी एग्जांपल आ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ वेबलेन गुड कौन सी हो जाएंगी, जो स्टेटस सिंबल है, जैसे गुची का बैग। लोग क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, उनके लिए स्टेटस सिंबल है।
मान लो कि कल गुच्ची का बैग रेडियो पर 100 रुपए में मिलने लगे, तो क्या अमीर आदमी खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। इसकी डिमांड ही ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये लिमिटेड है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाती हैं, वेबलेंट गुड्स हो जाती हैं, जो स्टेटस सिंबल की तरह एक्ट करती हैं। जैसे लैम्बोर्गिनी एग्जाम्पल हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। डायमंड एग्जाम्पल हो जाएगी इसकी। ये जो लग्जरियस आइटम्स हो जाएंगी, जैसे लग्जरियस बैग्स हैं, लग्जरियस कार्स हैं, लग्जरियस ये जो ड्रेसेस हैं, ठीक है ना। तो आंसर आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही हैं और दोनों क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी, देखो यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी का क्या हो गया कि अगर मान लो 20% प्राइस में चेंज होगा तो 20% ही क्या होगी, डिमांड में गिरावट होगी, ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये सब क्या है, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी हुई है। अगर नहीं पढ़ी हुई है जरूर बताना, हम इसके ऊपर भी एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, और वैसे भी हम रिवीजन सीरीज में इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो देखो इलास्टिसिटी जब क्या होती है, यूनिटरी होती है, उसमें अगर बताया जा रहा है कि 20% इंक्रीज होगा प्राइस में, हमें पता है कि डिमांड क्या होगी, 20% डिक्रीज होगी और एक्सपेंडिचर तो सेम रखेगा कस्टमर, ठीक है। चलो 12th, अब मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑकर ड्यू टू, मैंने आपको बताया कि मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व क्यों होती है, अपने प्राइस के कारण, ओन प्राइस के कारण। और शिफ्ट किसके कारण होता है, फैक्टर अदर देन प्राइस के कारण। इसमें प्राइस क्या रहेगा, प्राइस इसमें कांस्टेंट रहेगा, लेकिन बाकी फैक्टर क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। ग्राफ कैसा बनता है, इसमें एक ही कर्व पर आगे पीछे चेंज होगा, ठीक है ना। अगर नीचे होगा तो हम इसको कहेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट, ऊपर अपवर्ड मूवमेंट, और इसमें क्या होगा, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। हमने ये बात करी। तो देखो मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व किससे होगा, अपने प्राइस के कारण, कमोडिटी के अपने प्राइस के कारण, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, अभी फिर से यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने जिसमें पीछे आपको बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होती है, इसका मतलब क्या होता है कि 20% अगर प्राइस में चेंज आएगा तो 20% ही क्या होगा, डिमांड में चेंज आएगा, ठीक है। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ग्राफिकली द डिमांड कर्व फॉर्म्स एन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसका कर्व कैसे होता है, यहाँ तो ऐसे, ठीक है ना। आप इसका कर्व क्या होता है, ऐसे होता है, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। कैसे होता है इसका ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है ना। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। द टोटल एरिया अंडर डिमांड कर्व टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, ये भी सही है, तीनों क्या है, सही है। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है ना। आई होप आपने ये छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़े होंगे, ठीक है। अच्छा, इफ अ कंज्यूमर डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिक्रीजेस एज देयर इनकम इंक्रीजेस, मान ले एक कमोडिटी है, एक कमोडिटी है, ठीक है। मान लेते हैं कि कमोडिटी क्या है, कमोडिटी एक्स है, और ये कस्टमर की क्या है, इनकम है। क्या कहा इन्होंने कि कमोडिटी की डिमांड क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है जैसे इनकम बढ़ती है। याद करो आपको बताया क्या कहते हैं इनको, इंफीरियर गुड्स, क्या कहते हैं इसको, इंफीरियर गुड्स, ठीक है। इनको हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स, ठीक है। चलो अच्छा, अब इन्होंने बताया वो इलास्टिसिटी ऑफ वैल्यू, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, मैंने आपको बताया किसके पैरेलल होगी लाइन, वर्टिकल होगी, और किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के। हॉरिजॉन्टल होगी, किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। 1 में क्या होगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और लेस देन 1 में क्या होगी, स्टीपर होगी कर्व, ठीक है। देखो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, ए का क्या हो जाएगा, जब 0 होगी तो पैरेलल होगी, वर्टिकल होगी, वाई एक्सिस की, ए का हो जाएगा 2, तो बाकी अब दो क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट, ठीक है। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनाइट कब होगी, जब हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है ना। तो बी का क्या हो जाएगा, 1। आंसर आपको यही मिल गया। इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 बता दिया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है ना। तो सी का क्या हो जाएगा, 4, और डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा, इफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि रिलेटेड गुड्स में क्या चेंज आएगा। जैसे मान लो रिलेटेड गुड्स कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेटेड होती हैं, ठीक है। दो तरीके के रिलेटेड गुड्स होती हैं, एक होती है सब्स्टिट्यूट, जिनको मैंने आपको बता दिया क्लोज सब्स्टिट्यूट होती हैं, एक दूसरे का अल्टरनेटिव होती हैं, जैसे कोक एंड पेप्सी। दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे के साथ में क्या की जाती हैं, कंज्यूम की जाती हैं, जैसे टॉर्च एंड बैटरी, मैंने आपको अभी बताया एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो इनमें बताया जा रहा है कि इसमें हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या देखते हैं कि अगर कोक के प्राइस में 10% चेंज आएगा तो पेप्सी के प्राइस में कितना चेंज आएगा, ये क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब हम रिलेटेड गुड्स का देखते हैं, ठीक है ना। और ये क्या बता रहे हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मोर देन 0 है, ठीक है ना। क्या है, मोर देन 0 है, ठीक है ना। अब देखो ये किसके केसेस में होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केसेस में होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा, अगर आपको इस कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत होगी जरूर बताना, ठीक है ना। चलो स्टेटमेंट, अच्छा अब यहां पर पूछा जा रहा है
कि इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टेंड्स टू बी रिलेटिवली लेस इलास्टिक। कह रहे हैं कि शॉर्ट टाइम पीरियड में ना इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड में तो कस्टमर क्या है, एडजस्ट नहीं कर पाता ना, ठीक है ना। ठीक है, बहुत शॉर्ट पीरियड में कस्टमर क्या कर पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है, और ना ही बहुत शॉर्ट पीरियड में सप्लायर एडजस्ट कर पाता है, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टेंड्स टू बी रिलेटिवली लेस इलास्टिक कंपेयर टू लॉन्ग टाइम पीरियड। सही सही स्टेटमेंट है। कंज्यूमर रिक्वायर टाइम टू एडजस्ट कंजम्पशन हैबिट्स एंड फाइंड सुटेबल अल्टरनेटिव यूजेस आफ्टर प्राइस चेंजेस। जी हाँ, दोनों सही हैं। स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, दोनों सही हैं और दोनों क्या है, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द लॉ ऑफ डिमांड। अभी हमने बात की, इट एस्टैब्लिश फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जी हाँ, ये रिलेशनशिप बताता प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा होगा, बताता है कि क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। इट एज्यूम्स दैट टेस्ट प्रेफरेंस इनकम ऑफ कस्टमर रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड यही है कि प्राइस के अलावा बाकी सब फैक्टर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये भी। इट स्टेट्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, कि प्राइस अगर डबल होगा डिमांड हाफ होगी, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इट्स अ वन साइडेड रिलेशन एट इट्स एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड नॉट वाइस वर्सा। ये मैंने आपको बताया था कि ये बताता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी या प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी। हम ये नहीं बताता कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस का ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, वन साइडेड है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। 3 क्या है, गलत है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं बताता। और ये सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है ना कि क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब आ जाता है 19 क्वेश्चन की तरफ। इफ राइज इन द प्राइस ऑफ टी लीड्स टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर देन टी एंड शुगर आर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, सॉरी कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है ना। देखो क्या कह रहे हैं कि अगर राइज इन द प्राइस ऑफ टी, अगर टी का प्राइस बढ़ गया उसके कारण क्या हो गया, शुगर की डिमांड कम हो गई, ठीक है। मैंने को बताया कंप्लीमेंट्री गुड्स कौन सी हैं, जिनकी डिमांड दोनों की एक साथ ऊपर जाती है और एक साथ नीचे आती है। जैसे मान लो जैसे ही प्राइस बढ़ा, टी की डिमांड भी क्या होगी, कम हुई होगी, तो शुगर की डिमांड भी कम होगी। दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं। और मैंने आपको रिलेटेड गुड्स के टाइप्स भी बताया। रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड कौन से, जो एक दूसरे के अल्टरनेटिव हो, और कंप्लीमेंट्री गुड्स जो एक दोनों साथ में कंज्यूम किए जाते हैं, क्योंकि चाहे तो शुगर के साथ ही बनेगी, तो क्या है, कंप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अब 20th, वाई मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। देखो आपने डिमांड कर्व चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये क्या होती है। मान लो कि अगर ये है, ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, तो मार्केट डिमांड कर्व कैसी होती है, थोड़ी ऐसी होती है, फ्लैटर होती है, ठीक है ना। मार्केट डिमांड कर्व क्या होती है, फ्लैटर होती है। फ्लैटर होती है तो मैंने आपको बताया कि कैसी होगी, ज़्यादा इलास्टिक हो गया अब, ठीक है। बिकॉज मार्केट डिमांड रिफ्लेक्ट सम ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी, क्योंकि सारी इंडिविजुअल क्वांटिटी, जैसे मान लो कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व 1 है, 2 है, इन सबको अगर आप सम कर दोगे जितनी भी होंगी टोटल, तो आपको क्या मिलेगी, मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है ना। तो क्योंकि ये सबका सम होती है इसलिए क्या होती है, थोड़ी फ्लैटर होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपने इनको ऐप पर क्या किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा। आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि ये इजीएस्ट चैप्टर में से एक है, तो आपने बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट किया होगा, आपके अच्छे नंबर आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है जरूर बताइएगा। और हम जल्द ही बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, एक रिवीजन बैच, ठीक है। हम रिवीजन बैच लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के और स्टैट्स के सारे कंसेप्ट क्या करेंगे, चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे। हम चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे और क्या करेंगे, शॉर्टर पीरियड में, जैसे आधे घंटे में क्या करेंगे, हम हर चैप्टर रिवाइज करेंगे। इकोनॉमिक्स की जैसे अराउंड 10 से क्या आएंगे, 12 वीडियोस आएंगे, 10 से 12 वीडियोस आधे आधे घंटे की, मतलब 6 से 7 घंटे में क्या करेंगे, हम सारी इकोनॉमिक्स को रिवाइज कर देंगे। और पूरे कंसेप्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, जो कंसेप्ट ऑब्वियस हैं उनमें हम कम टाइम देंगे, और जो कंसेप्ट आपके छूटे हो सकते हैं, जो कंसेप्ट थोड़े एडवांस है, उनमें हम क्या करेंगे, अच्छे से डेप्थ में चर्चा करेंगे। बहुत जल्द हम ऐसी सीरीज भी लॉन्च करेंगे, ठीक है ना। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इसके साथ साथ आप क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमारा ऐप का डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना। ऐप पे क्या है, ऐप पे आपको मिलते हैं ये टेस्ट सारे, आप ऐप पे फ्री अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। फ्री अटेम्प्ट कर सकते हो, अपना रैंक जान सकते हो। और वहाँ पर है प्रैक्टिस टैब, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पर हमने रिसेंटली अभी अकाउंट्स की क्या डाली है, अकाउंट्स की वर्कशीट भी डाली है। अकाउंट्स की वर्कशीट भी डाली है, जिसमें हमने क्या किया है, जितने भी पीवाईक्यू हैं, जितने भी पीवाईक्यू हैं, जितने भी एग्जाम हो, जैसे यूपी का जो अकाउंट्स का एग्जाम होता है, जैसे ईपीएफओ के एग्जाम होते हैं, उनके पीवाईक्यू उसमें डाले हैं चैप्टर वाइज। और साथ में हमने आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई के जितने भी जो एमसीक्यूज उन्होंने पूछे हैं, उन सबको क्या किया हमने, उन सबका संकलन करके एक जगह पर प्रोवाइड करवाए हैं। वो भी ऐप पर हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी, आपको कैसा समझ आया, नहीं आया, क्या आपको एमसीक्यूज ठीक लगे, आपके कितने सही हुए,
अगर आपके कुछ नंबर अच्छे आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है क्या चीज़ आपके लिए काम कर रही है, अगर आपके कम आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज़ है जिसको आपको बदलना है, और क्या चाहते हैं कि आप हम अब क्या क्या चेंजेस करें, क्या क्या नई चीज़ लाएं, तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है फिर, अब पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आप मेहनती ही हैं ऑलरेडी, ये इसका प्रूफ है। क्योंकि 90% लोग क्या करेंगे, 90% लोग वीडियो सिर्फ देखेंगे, निकल जाएंगे थोड़ी सी। पूरी वीडियो वही देखता है जो बहुत सीरियस होता है। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो ज़रूर इस इसको लाइक कीजिएगा, और ज़रूर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है ना। और आप ऐसे ही कंसिस्टेंट रहिएगा, जो जो कंसिस्टेंट रहेगा सक्सेस उसके पास ज़रूर आएगी, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है फिर। जय हिंद, थैंक यू।